बस रात भर गुड़गुड़ाती रही। तारीख थी 22 नवंबर 2005। अंदर सोहराबुद्दीन शेख सो रहे थे। उन्हें अंधेरे में छुपे खतरे का अंदाजा नहीं था। वो अपनी बीवी कौसर बी और टूस्ट तुलसीराम प्रजापति के साथ सफर कर रहे थे। उनकी मंजिल संगली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही बस गुजरात में दाखिल हुई, तेज हेडलाइट्स दिखाई दी। पुलिस की गाड़ियां, हथियारबंद पुलिस वाले बस में घुस आए। उनका निशाना सोहराबुद्दीन। कौसर बी की मिन्नतें अनसुनी कर दी गईं और उनके पति को घसीट कर ले जाया गया। तुलसीराम को भी पकड़ लिया गया। सोहराबुद्दीन की कहानी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से शुरू होती है। गरीबी में जन्मे, उनके लिए जिंदगी एक कठिन संघर्ष थी। उनके पिता एक ट्रक ड्राइवर, दिन रात मेहनत करते थे। उनकी मां एक दर्जी थीं, वो भी खूब काम करती थीं। सोहराबुद्दीन एक बेचैन आत्मा इस मुश्किल जिंदगी से भागना चाहते थे। उन्हें गलियों में छोटे मोटे अपराधों और रोमांच की दुनिया में राहत मिली। स्कूल से भागना उनकी आदत बन गई। छोटी मोटी चोरियां उनका जीने का तरीका। सोहराबुद्दीन का अपराध की दुनिया में जाना शुरू हो गया था। 15 साल की उम्र में एक दुखद घटना घटी। उनके पिता का देहांत हो गया, जिससे उनके जीवन में एक खालीपन आ गया। सोहराबुद्दीन अब घर के मुखिया जिम्मेदारी का बोझ अपने ऊपर महसूस करने लगे। सोहराबुद्दीन का नाम उज्जैन की गलियों से आगे फैल गया। इंडियाई अंडरवर्ल्ड के ताकतवर लोगों की नजर उन पर पड़ी। दाऊद इब्राहिम और अब्दुल लतीफ जैसे लोगों ने इस महत्वाकांक्षी युवक में संभावनाएं देखी। उन्होंने उसे सुरक्षा, संसाधन और संगठित अपराध की दुनिया में आगे बढ़ने का मौका दिया। सोहराबुद्दीन ने इस मौके का फायदा उठाया। वो उनके गैरकानूनी साम्राज्य में एक अहम खिलाड़ी बन गया। हथियारों की तस्करी उसका खास काम बन गया। AK-47, ग्रेनेड और कारतूस उसके नेटवर्क के जरिए हिंसा और आतंक फैलाते थे। पाकिस्तान के खतरनाक इलाकों से वो भारत के बीचों बीच मौत और तबाही लाता था। उसका नाम डर और ताकत का प्रतीक बन गया। 1984 में उसकी किस्मत खराब हो गई। अहमदाबाद पुलिस ने उसे पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा पर हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसे 5 साल की जेल हुई। 2000 के शुरुआती सालों तक सोहराबुद्दीन एक बड़ी ताकत बन गया था। वो जबरन वसूली, अवैध खनन और हथियारों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को कंट्रोल करता था। उसने डर और खून पर एक बड़ी दौलत जमा की थी, लेकिन सत्ता में उसका उदय एक कीमत पर हुआ। उसने दुश्मन बनाए, ताकतवर लोग जो उसकी महत्वाकांक्षा से खतरा महसूस करते थे। सोहराबुद्दीन के करीबी लोगों में उसकी पत्नी कौसर बी और एक सहयोगी तुलसीराम प्रजापति शामिल थे। कौसर बी एक बहादुर महिला अपने पति के साथ खड़ी रही और उसके खतरनाक दुनिया में उसका साथ दिया। तुलसीराम एक वफादार साथी उसके आदेशों का बेरहमी से पालन करता था। नवंबर 2005 में सोहराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसीराम हैदराबाद से सांगली की यात्रा पर निकले। उन्होंने बस से यात्रा की ताकि किसी का ध्यान न जाए, लेकिन उनकी हरकतों पर नजर रखी जा रही थी। उन्हें पता नहीं था कि एक योजना चल रही है, एक योजना जो ताकतवर लोगों ने इस परेशान करने वाले गैंगस्टर को खत्म करने के लिए बनाई थी। जैसे ही उनकी बस गुजरात की सीमा में दाखिल हुई, जाल बिछाया गया। सोहराबुद्दीन की गिरफ्तारी की खबर से अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मच गया। उसके दुश्मनों ने खुशी मनाई, जबकि उसके साथी छिप गए। लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। गिरफ्तारी के हालात रहस्य से घिरे हुए थे। अफवाहें फैलने लगी, एक साजिश के फुसफुसाते शब्द जो एक साधारण गिरफ्तारी से कहीं आगे तक पहुंच रहे थे। 26 नवंबर 2005 को एक अकल्पनीय घटना घटी। पुलिस ने घोषणा की कि सोहराबुद्दीन एक मुठभेड़ में मारा गया है। उन्होंने दावा किया कि जब उसे गोली मारी गई तो वह पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। आधिकारिक कहानी, सोहराबुद्दीन एक खूंखार आतंकवादी था जो एक बड़े हमले की योजना बना रहा था। लेकिन सच्चाई, ऐसा लगता था, कहीं ज्यादा भयानक थी। कौसर भी गायब हो गई। उसका पता नहीं चला। उसके साथ अत्याचार और उसकी हत्या की अफवाहों ने उन लोगों की रूह कंपा दी जो बहुत कुछ जानते थे। तुलसीराम, अपहरण का एकमात्र दूसरा गवाह, हिरासत में रखा गया था। वो एक बोझ बन गया था, एक कमजोर कड़ी जिसे खत्म करने की जरूरत थी। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस जल्द ही एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। मीडिया जनता के गुस्से से भड़की लगातार सच्चाई का पीछा करती रही।
मामला तब एक निर्णायक मोड़ पर आ गया जब सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने अपने मारे गए भाई के लिए न्याय की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, भारत की प्रमुख जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई जांच ने झूठ, धोखे और सत्ता के दुरुपयोग के एक जाल को उजागर किया। उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी जिन्हें कानून को बनाए रखने का काम हंडडंपा गया था, साजिश में शामिल थे। डीजी बंजारा, राजकुमार पांडियन और अभय चुड़ासमा जैसे नाम गुजरात पुलिस बल के सभी प्रमुख व्यक्ति जांच के दौरान सामने आए। मुकदमा लंबा और कठिन था, जिसमें देरी, गवाहों के साथ छेड़छाड़ और राजनीतिक दबाव था। अभियोजन पक्ष ने एक ठोस मामला पेश किया, जिसमें सोहराबुद्दीन को खत्म करने की पूर्व निर्धारित योजना की ओर इशारा किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह गुजरात सरकार से घनिष्ठ संबंधों वाले शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के लिए खतरा था। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने दावा किया कि सोहराबुद्दीन एक खतरनाक आतंकवादी था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था। उन्होंने तर्क किया कि मुठभेड़ असली थी, कि पुलिस ने आत्मरक्षा में काम किया। अदालत कक्ष आख्यानों का एक युद्ध का मैदान बन गया। मामले के आसपास के आख्यान को नियंत्रित करने के लिए एक संघर्ष। 2018 में वर्षों की कानूनी जद्दोजहद के बाद फैसला सुनाया गया। सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामला अपने नाटकीय निष्कर्ष के बावजूद भारत के विवेक पर एक खुला घाव बना हुआ है। बरी होने से जबकि मामले का कानूनी अंत हो गया, लेकिन जनता के औफश्राय को शांत करने के लिए बहुत कम किया। बहुत सारे सवाल अनुत्तरित रहे, बहुत सारे ज़वाइफल बने रहे। गुजरात के उस सुनसान राजमार्ग पर वास्तव में क्या हुआ था? गैर न्यायिक हत्याओं का आदेश किसने दिया? कौसरबी का क्या हुआ? क्या उसके लापता होने की कभी ठीक से जांच की गई थी? तुलसीराम प्रजापति को चुप क्यों कराया गया? क्या शक्तिशाली व्यक्तियों की रक्षा के लिए सबूत नष्ट कर दिए गए थे? सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामला न्याय की नाजुकता की एक भयावह याद दिलाता है, खासकर जब सत्ता, राजनीति और प्रभाव के खिलाफ खड़ा किया जाता है। इसने व्यवस्था के काले पेट को उजागर किया, जहां गैर न्यायिक हत्याओं को मुठभेड़ के रूप में पारित किया जाता है, जहां गवाहों को चुप कराया जाता है और जहां सत्ता की खोज में सच्चाई एक हताहत हो जाती है। मामला बंद हो सकता है, लेकिन जवाबों की तलाश जारी है। सोहराबुद्दीन शेख, कौसरबी और तुलसीराम प्रजापति के लिए न्याय की लड़ाई इस बात की याद दिलाती है कि सच्चाई की खोज एक अथक यात्रा है, जिसके लिए अटूट साहस और न्याय की शक्ति में दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है।